Good evening, students. So today, after studying Galileo's law of motion and Aristotle's law of motion, we have to study Newton's laws of motion. अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एरिस्टोटल का लॉ फेल हो गया था एंड गैलीलियोस लॉ वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय न्यूटन. ओके, गैलीलियो का लॉ, गैलीलियो ने फ्रिक्शन का कंसेप्ट बताया कि फ्रिक्शन से ही friction is a resistive force which reduces the speed of object and thereby it stops. एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि वो ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी. एरिस्टोटल गलत था, गैलीलियो वाज राइट. अब गैलीलियो के लॉ को बेस बना के न्यूटन ने अपने लॉज दिए. तो इस चैप्टर में मेन चीज आपको क्या पढ़नी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. So for Newton's laws of motion, the very first term which we have to study is inertia. सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है आज? इनर्शिया पढ़ना है. ओके, सो टॉकिंग ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं. इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट change in motion. The tendency of an object to resist change in motion is known as inertia. Okay, the tendency of an object to resist change in motion is known as inertia. अब ये definition समझने के लिए I will give you 3 examples. ठीक है, अभी डायरेक्टली definition में नहीं आते. First I will give you 3 examples. Okay, first example की बात करते हैं. So suppose you are traveling in a bus. आप बस के अंदर हो and you are standing inside the bus. You are standing inside the bus. You didn't get the seat and you are standing inside. And the bus is moving. ठीक है, बस एक डायरेक्शन में मूव हो रही है. Bus is moving in this direction. Okay. You are standing inside the bus. Now, when we are standing inside the bus, our body gets habitual to the motion which this bus is performing. जब हम बस के अंदर हैं तो हमारी बॉडी उसी मोशन के लिए हैबिचुअल हो गई. बस अभी सपोज लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है तो हमारी बॉडी भी उसी मोशन से हैबिचुअल हो गई. हमें कैसे पता चलता है कि सपोज ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करे, यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द बस एंड द ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, व्हाट विल हैपन? Our body will lean forward. हमारी बॉडी कहां पुश होगी? आगे जाएगी. जैसे ही हम बस के अंदर खड़े हैं, ठीक है, बस इज मूविंग कॉन्स्टेंटली एंड द ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक्स, व्हाट विल हैपन? आवर बॉडी मूव्स फॉरवर्ड. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है, कोई भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है कि वो अपना स्टेट मेंटेन करने का ट्राई करेगा. एवरी बॉडी हैज इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. क्लियर? मतलब अगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना प्रेफर करेगी. हम अगर हमारी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना प्रेफर करेगी. तो कोई भी चेंज होता है मोशन में उसको वो क्या करेगी? कोई भी चेंज होता है मोशन में उसको वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी. तो बस इस डायरेक्शन में जा रही थी, एकदम से बस रुक गई. तो बस तो कैसे रुकी? उसको एक्सटर्नल फोर्स मिला, ब्रेक्स अप्लाई करे, ब्रेक्स ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बस रुक गई. ठीक है, बट हमारी बॉडी तो हैबिचुअल थी. हमारी बॉडी उस चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करेगी. बॉडी पहले क्या उसी मोशन में जाने का ट्राई करेगी क्योंकि हमारी बॉडी उसी मोशन में ही हैबिचुअल हो गई. एकदम से ब्रेक लग गए तो हमारी बॉडी अभी भी उसी मोशन में, ठीक है, बट अब जो चेंज इन मोशन है उसको क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी. अगर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनर्शिया एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इनर्शिया में और ऑब्जेक्ट के मास में भी एक रिलेशन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. तो सपोज अभी मैं सिर्फ आपको इतना बोलता हूं कि बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है. अगर बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है. अभी इतना है. तो सपोज कोई पर्सन है जिसका वेट बहुत कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? कम होगा. वो चेंज इन मोशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा. सपोज कोई बहुत पतला सा इंसान है एंड ही इज स्टैंडिंग इनसाइड द बस. बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज ब्रेक, व्हाट विल हैपन? हिज बॉडी विल लीन फॉरवर्ड एंड इन सम केसेस वो गिर जाएगा. गिर क्यों जाएगा? क्योंकि उसका इनर्शिया इतना नहीं है. तो इनर्शिया क्या हुआ?
इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। और स्टेट मेंटेन करने के लिए कोई भी जो मोशन में चेंज होता है उसको क्या करना पड़ता है, रेजिस्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, रेजिस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको क्या बोला कि सपोज आप बस के अंदर खड़े हो, बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी आगे लीन होगी, फिर हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, उसको चेंज इन मोशन को और डिसाइड। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड एग्जांपल क्या है, सपोज यू आर सिटिंग इनसाइड द बस, आप बैठे हुए एंड द बस इज एट रेस्ट। बस क्या है, रेस्ट। बस का एग्जांपल ले लो, कार का एग्जांपल ले लो। सपोज आप बस में बैठे हो या बस में खड़े हुए हो, बट बस क्या है, रेस्ट पे। ड्राइवर क्या करता है, सडनली एक्सेलरेट करता है। कार में बैठे हो, सडनली एक्सेलरेट हो तो हमारी बॉडी को उस रेस्ट की हैबिट हो गई, हमारी बॉडी को उस रेस्ट की हैबिट हो गई है। सो जैसे ही वो मोशन में गया, क्लियर, जैसे ही वो मोशन में गया हमारी बॉडी को उसकी हैबिट नहीं थी, हमारी बॉडी को किसकी हैबिट थी, रेस्ट की हैबिट थी। जैसे कार मोशन में गई या बस मोशन में गई तो हमारी बॉडी उसी रेस्ट की पोजीशन को मेंटेन करने का ट्राई करेगी। सो आवर बॉडी विल मूव बैकवर्ड्स। क्लियर, बस में भी आप खड़े हुए हो, सपोज रेस्ट पे है बस, हमारी बॉडी को रेस्ट की हैबिट हो गई। बस एकदम से स्टार्ट हो गई, हमारी बॉडी उसी हैबिट में, उसी मोशन से हैबिचुअल है। सो व्हाट विल हैपन, आवर बॉडी विल मूव बैकवर्ड। एकदम से बस स्टार्ट हो जाए, आप खड़े हो, मेरी बॉडी कहां जाती है, पीछे जाती है। दिस इज सेकंड एग्जांपल। ये भी क्या है, इनर्शिया है, क्योंकि जो चेंज इन मोशन हुआ उसको हमने क्या करा, रेजिस्ट करा। ठीक है, कार आगे गई बट हम कहां गए, पीछे गए। बस रुकी बट हम कहां गए, आगे गए। चेंज इन मोशन को क्या करा, रेजिस्ट करा। सपोज थर्ड एग्जांपल, you're traveling in a car and that car takes a sharp turn। कार क्या लेती है, टर्न लेती है उसी स्पीड पे, स्पीड थोड़ी सी कम होती है बट उसी स्पीड पे वो टर्न ले लेती है। तो क्या होगा, अगर कार लेफ्ट साइड टर्न लेगी तो हमारी बॉडी कहां मूव होगी, राइट साइड। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्लियर, कि सपोज बहुत ज्यादा स्पीड पे हमारी कार टर्न लेती तो आप कहां जाओगे, राइट साइड जाओगे। अगर राइट साइड टर्न लेती तो आप कहां जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे। क्यों ऐसा होता है, हमारी बॉडी को जिस डायरेक्शन की हैबिट पड़ गई, अब एकदम से डायरेक्शन चेंज हुआ तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। और रेजिस्ट करने के लिए बॉडी कहां जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सब चीजें आपने एक्सपीरियंस की हुई है। सपोज इफ a car is moving and the car takes a sharp turn towards left, so our body will move in the right side. Okay, clear? So this all is because of inertia, क्योंकि हमारी बॉडी उसी स्टेट को मेंटेन करने का ट्राई करती है और एकदम से कोई मोशन में चेंज आता है तो उसको क्या करती है, रेजिस्ट करती है। तो एकदम से जो मोशन में चेंज आता है उसकी रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो now we have to study types of inertia. आपको definition clear, the tendency of an object to resist change in motion. On the basis of these examples we have to study types of inertia. तो जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, when the bus is moving, तो हमारी बॉडी किसके हैबिचुअल हो गई, मोशन के हैबिचुअल हो गई। तो उस टाइम पे जो इनर्शिया रोल प्ले करेगा वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। बस रुकी हुई थी या कार रुकी हुई थी, एट दैट टाइम आवर बॉडी गॉट हैबिचुअल टू द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो तब कौन सा इनर्शिया रोल प्ले करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हमारी बॉडी पीछे मूव हुई थी, एकदम से कार स्टार्ट हुई, एकदम से बस स्टार्ट हुई, तो तब हमारी बॉडी किसके हैबिचुअल थी, रेस्ट के हैबिचुअल थी। तो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। थर्ड, जब कार मूव हो रही थी, एकदम से शार्प टर्न हुई तो हमारी बॉडी दूसरे साइड मूव हुई, तो उस टाइम पे कौन सा आया, डायरेक्शन। तो थर्ड टाइप इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? सो न्यूटन के लॉज पढ़ने से पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए थी, वो कौन सी टर्म थी, इनर्शिया। इनर्शिया हमने पढ़ लिया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन।
वी स्टडीड 3 टाइप्स। तो आपको इनर्शिया में सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल्स याद रखो अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोल ही दिए हैं, ठीक है, आपको तीनों के एग्जाम्पल्स पता है। सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर, राइट दिस टॉपिक, देन वी विल स्टडी न्यूटन्स लॉज। ओके, पॉज द वीडियो ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट इज इनर्शिया के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। दैट लॉ इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उस लॉ का एक और नाम, वो किस पे बेस्ड है? इनर्शिया पे बेस्ड है। दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो पहले मैं लॉ लिख देता हूं, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? An object at rest remains at rest, or an object in uniform motion remains in uniform motion until an unbalanced force acts on it. What I have written here, an object at rest remains at rest. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, एक ही स्पीड से आ रहा है कांस्टेंट, तो उसी कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा। कब तक जाता रहेगा? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और यूनिफॉर्म वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई अनबैलेंस्ड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगाओ, एक चेयर रखी है रेस्ट पे, इधर से आप फोर्स लगाओ, उधर से सामने वाला फोर्स लगाए, वो चेयर कहीं जाएगी? नहीं जाएगी। तो स्टेट चेंज करने के लिए कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है? अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड फोर्स नहीं। सो हियर अनबैलेंस्ड इज इंपॉर्टेंट, तो ये वर्ड मिस नहीं करना है किसी को। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉल रोल कर दी तो वो आगे जाती ही जाएगी कांस्टेंट स्पीड से, जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, आप बॉल रोल कर दो तो वो तो आगे जाती ही जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता तब तक। ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट अपना स्टेट मेंटेन कर रहा है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है, until and unless an unbalanced force is acting on it। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की? इनर्शिया की। इसीलिए इस लॉ को क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, an object at rest will remain at rest, or an object in uniform motion will remain in uniform motion until an unbalanced force acts on it. This is Newton's first law. I hope everyone understood this. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड राइट दिस टॉपिक, देन कंटिन्यू विद द लेक्चर। ओके, अब हमें बात करनी है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की।
ठीक है, आज हम दो लॉज डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. सो टॉकिंग अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बिफोर डिस्कसिंग न्यूटन सेकेंड लॉ हमें एक चीज पढ़नी है, वो है इम्पैक्ट. ठीक है, इम्पैक्ट पढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज आप एक वॉल इमेजिन करो. ठीक है, सपोज कोई वॉल है और उस वॉल को एक ट्रक हिट करता है. ठीक है, और वैसे ही एक और वॉल है, उसको कार हिट करती है. एक वॉल है, उसको ट्रक हिट करता है, और एक दूसरी वॉल है, उसको दूसरी सेम वॉल है, उसको एक कार हिट करती है. सो माय क्वेश्चन विल बी कि कौन से केस में डैमेज ज्यादा होगा वॉल को. मैंने क्या बोला, देयर आर टू सिचुएशंस. इन द फर्स्ट सिचुएशन अ ट्रक इज हिटिंग द वॉल, इन द सेकेंड सिचुएशन अ कार इज हिटिंग द वॉल. सो दोनों सिचुएशंस में किस पे ज्यादा डैमेज होगा? आप लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक कि ट्रक से ज्यादा डैमेज होगा. बट जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी वो इनएडिक्वेट है, कंप्लीट नहीं है. क्योंकि आप सिर्फ इससे नहीं जज कर सकते कि ट्रक से होगा, कार से होगा. क्यों? अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रक वॉल से इतना डिस्टेंस पे था, 1/2 मीटर के डिस्टेंस पे था, और यहां से स्टार्ट होकर यहां पे हिट कर दिया. अब यहां से यहां में इसकी वेलोसिटी कितनी बड़ी होगी? 5 to 10 किलोमीटर पर आवर होगी. ठीक है, बट कार में बोलूं 110 की स्पीड पे हिट करती है, तो क्या होगा? आप बोलोगे अब कार में ज्यादा होगा. क्लियर? तो फर्स्ट केस में आपने ट्रक क्यों सोचा? क्योंकि आपके माइंड में आया नहीं. पहले से आप क्या सोचते हो कि इंपैक्ट मतलब जिसका मास ज्यादा. ठीक है, अगर आप खुद सोचो कि अगर कोई पर्सन, मैं वॉक कर रहा हूं, मेरे से कोई पर्सन कोलाइड होता है वॉक करते करते, मेरे को ज्यादा, मेरा मोशन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा. बट सपोज अगर वो पर्सन हैवी भी है तो, उसका वेट ज्यादा है तो, बट सपोज कोई दूसरा पर्सन, अगर वो उसका वेट कम भी है, अगर वो भागते हुए आ रहा है बहुत स्पीड में और मुझसे कोलाइड हो जाए तो मेरे पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा. सो इम्पैक्ट के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. मास भी इंपॉर्टेंट है और उसकी स्पीड, मतलब उसकी वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इम्पैक्ट पढ़ने के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. मास इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये दोनों क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है. तो इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करती हुई एक और क्वांटिटी बनाई गई जिसको बोला जाता है मोमेंटम. क्या बोला जाता है? मोमेंटम. सिंबल ऑफ मोमेंटम इज स्मॉल p. मोमेंटम का सिंबल क्या है? स्मॉल p. अब देखो, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मैंने बोला कि मास और वेलोसिटी इंपैक्ट में इंपॉर्टेंट है. उन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करके क्वांटिटी कौन सी बनाई गई? मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of an object. What is momentum? The product of mass and velocity of an object is known as momentum. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो आपको उसका क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा. तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? अब इंपैक्ट के लिए आपको क्या सोचना है? दोनों क्वांटिटी सोचनी है. तो दोनों क्वांटिटी सोचनी मतलब इंपैक्ट के लिए क्या सोचना है आपको? मोमेंटम सोचना है. जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट. क्लियर? मोमेंटम क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम को अगर आप मैथमेटिकली लिखो, मैथमेटिकली मोमेंटम विल बी मास into velocity. Okay, our symbol for momentum is small p, m into v. So this is the first formula of your chapter.
चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला आ गया है P इक्वल्स टू m इंटू v. ओके, m is mass and v is velocity. Now let's talk about its unit. यूनिट के लिए क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला है आपके पास तो उसमें क्या करो, जो भी क्वांटिटीज है उनकी यूनिट रख दो. मास की एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, तो क्या होती है केजी. मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में. हमारा मास किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड. क्लियर, पूरा साथ में केजी मीटर पर सेकेंड. आई होप दिस इज क्लियर. मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोमेंटम न्यूटन गेव हिज सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उसने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही फोर्स की उसने डेफिनेशन दी कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है. हमने एक चीज तो पढ़ ली, इट इज अ पुश और अ पुल, बट एक्चुअली क्या होता है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है, वो किस में बताया गया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. वो किस पे बेस्ड है, मोमेंटम पे. ओके, सो पॉज द वीडियो हियर, राइट दिस थिंग. Now we will study Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले, उसका स्टेटमेंट बताने से पहले, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. मींस यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दिस. मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज मोमेंटम, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस टॉपिक. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो इफ आई आस्क यू that how can you change the momentum of an object, how can you change the momentum of an object. तो आप सोचोगे कि इनमें से किसी एक को चेंज कर दे, मास को चेंज कर दे या वेलोसिटी को चेंज कर दे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. करेक्ट है, ठीक है. इन दोनों में से किसी को चेंज कर दे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन नॉट चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन नॉट चेंज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब अगर कार मूव हो रही है तो उसका मोमेंटम कैसे चेंज करेंगे, मास चेंज करके तो करेंगे नहीं. कार का मास कैसे चेंज कर देंगे, मूविंग कार का मास. ठीक है, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर चेंजिंग मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. I hope this is clear. For changing momentum of an object, in most of the cases, we can change the velocity. Okay, एक चीज क्लियर होगी. सेकंड, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, कैसे होगी, फोर्स लगा के. कैसे होगी, फोर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं जॉगिंग कर रहा हूं सपोज, ठीक है, एंड आई वांट टू इंक्रीज माय स्पीड. ठीक है, मुझे रनिंग करनी है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा. मैं कार ड्राइव कर रहा हूं, मुझे कार की स्पीड बढ़ानी है. व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सेलरेट द व्हीकल. एक्सेलरेशन से क्या होगा, इंजन फोर्स अप्लाई करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर. सो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, फोर्स अप्लाई करके चेंज होती है. तो दोनों पॉइंट्स क्लियर. फर्स्ट पॉइंट क्या था, momentum can be changed by changing the velocity and velocity can be changed by applying the force. इतना क्लियर. अब एक और चीज, ये चीज अगर समझ आ गई तो ये लॉ समझ आ गया. सपोज आप अगर ज्यादा फोर्स लगाओ, एक्सेलरेटर एकदम से प्रेस कर दो तो स्पीड जल्दी बढ़ेगी. स्पीड जल्दी बढ़ेगी तो मोमेंटम जल्दी बढ़ेगा. वेलोसिटी जल्दी बढ़ेगी तो
मोमेंटम जल्दी बढ़ेगा। फोर्स अगर आप कम लगाओगे तो मोमेंटम बढ़ने में टाइम लगेगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा फोर्स उतना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, जितना कम फोर्स उतना देर में मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स उतना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा, जितना कम फोर्स उतना टाइम लगेगा मोमेंटम चेंज होने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जितना ज्यादा हम फोर्स लगा रहे हैं उतना जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज होने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यही कंसेप्ट से जो मैं बोल रहा हूं आपको, उसी से क्या बना न्यूटन्स सेकंड लॉ। सो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ओवर हियर। The rate of change in momentum of an object is directly proportional to the force applied on it. Here, ये स्टेटमेंट मैंने भी आपको बोला और यही लॉ है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना जल्दी चेंज होता है या कितना देर में चेंज होता है, वो किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी बढ़े, आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाए। तो फोर्स अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। With increase in force, this quantity will also increase. Rate of change in momentum will also increase. Okay, so this is the law. The rate of change in momentum of an object, कितना जल्दी momentum change होगा, वो किससे directly proportional है? जितना उस पर force लगेगा उस पे। Okay, so this was the law. अब second law में derivation. Second law force को define करता है। तो second law में force का एक derivation है। फोर्स एक्चुअली क्या होता है? जैसे मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल्स टू mv होता है। वैसे फोर्स क्या होता है वो हमें डिराइव करना है। किसके बेसिस पे डिराइव करना है? तो सेकेंड लॉ के बेसिस पे डिराइव करना है। तो अब सेकेंड लॉ के बेसिस पे अगर हमें डिराइव करना है तो सेकेंड लॉ में यूज करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ कैसे यूज करेंगे? मोमेंटम से। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी जहां पे मोमेंटम क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। ठीक है, हमें डिराइव करने के लिए कैसी सिचुएशन लेनी है जहां पर मोमेंटम चेंज हो रहा हो। तो हम एक केस लेते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with velocity u. Clear? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है? u. A force of magnitude f changes its velocity to v in time t. क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी u, उस पर एक फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई? v। कितने टाइम में? t टाइम। ये केस हो गया। अब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो पहले कितना मोमेंटम था? जब वेलोसिटी u थी वो निकाल लेते हैं, और बाद में कितना मोमेंटम है वो भी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम of object pi, मोमेंटम का सिंबल p, i नीचे लिखना है, सबस्क्रिप्ट में i लिखना है। I stands for initial. Now what is momentum? मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी कौन से लेंगे? इनिशियल है तो इनिशियल वाली। इनिशियल कितनी वेलोसिटी थी? u, सो m इंटू u। क्लियर?
दिस इज इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट P. सबस्क्रिप्ट में नीचे क्या लिखना है? F. F स्टैंड्स फॉर फाइनल, P स्टैंड्स फॉर मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. सो m इनटू v. क्लियर? इतना हमने लिख दिया. अब हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी है, इनिशियल मोमेंटम भी है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? Therefore, change in momentum will be Pf minus Pi. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. आ गया चेंज इन मोमेंटम. अब हमें क्या करना है? ये लॉ तो आपने लिख ही दिया है. वी हैव टू यूज दिस लॉ. यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion. न्यूटन की सेकेंड लॉ में क्या है? क्या बोला न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. मतलब जो फोर्स है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. उल्टा ही लिख रहे हैं हम सिर्फ. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. बोथ आर सेम थिंग. फोर्स किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या है? Pf माइनस Pi. रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम. इस रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम. कितने रेट पे हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या आया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ओके, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन कैसा है? इस टाइप से. ओके, चलो अब वैल्यू रखते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एज इट इज. Pf की वैल्यू mv. व्हाट इज Pi? mu डिवाइडेड बाय t. कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से? आ रहा है. टेकिंग n कॉमन, क्या बचा यहां पे? v माइनस u डिवाइडेड बाय t. अब आपको पता है चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी. व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टी. तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना v माइनस यू अपॉन टी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया? a आ गया. इस पार्ट की जगह v माइनस यू बाई टी की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? a. यहां तक क्लियर सबको? सो अब एक और चीज आपको 9th में याद रखनी है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर मैं इक्वल्स टू लगाता हूं, प्रोपोर्शनल मतलब दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, बट जब हम फॉर्मूला बनाएंगे और इक्वल्स टू लगाएंगे तब एक कांस्टेंट हमेशा यहां पे आएगा. क्या याद रखना है अभी? सिर्फ whenever we are removing the sign of proportionality and writing equals to in place of that proportionality sign, at that time we have to put a constant. हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. वो कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो. बुक में क्या दिया है? k. तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के अगर इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा. उसकी क्या होगी? फिक्स वैल्यू होगी. कि अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आ सकता है. अभी आपको 9th में सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल्स टू रखते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है. वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे k. तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल्स टू रखा तो यहाँ पे हमने k लिया. कुछ भी ले सकते थे बट बुक में क्या यूज किया है? k. ठीक है, यहाँ पे तो k लिया. m a. क्लियर? अब ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती हैं? तो वो वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं एक्सपेरिमेंट से. तो एक्सपेरिमेंट करके k की वैल्यू, वो एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं होते, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. हर बार 1 नहीं होगी. अब आगे आगे आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी कांस्टेंट्स की. वो कांस्टेंट की वैल्यूज भी याद रखनी पड़ेगी आपको. यहां तो 1 है इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है. तो
इस फॉर्मूले में k की प्लेस पे 1 रखेंगे, 1 into anything is the number itself, so F equals to m into a. तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमारे पास फॉर्मूला आ गया है. तो फिर से देखते हैं कि हमने क्या करा. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट. मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा. इसके बेसिस पे हमें एक डेरिवेशन करना था. सो सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u. एक सिचुएशन ली हमने कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है. कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है? वो u जितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है. एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड f है, उस पर अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी. कितनी होगी? v. कितने टाइम में? t टाइम. Now what will be the initial momentum? Momentum is mass into velocity. So initial momentum mass into initial velocity. Final momentum mass into final velocity. Change in momentum क्या हो गया? Pf minus Pi. Now according to Newton's second law of motion, force is directly proportional to rate of change in momentum. ठीक है? Force is directly proportional to rate of change in momentum. So F proportional to Pf की प्लेस पे क्या आएगा? mv. Pi की प्लेस पे क्या आएगा? mu. और नीचे t. m कॉमन here, v minus u by t. Now what is v minus u by t? v minus u by t is acceleration. आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था. Acceleration is change in velocity per unit time. प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जब भी हम इक्वल्स टू लिखेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा. वो क्या? कांस्टेंट कौन सा ले लिया हमने? k m a. वो कांस्टेंट की वैल्यू होगी एक फिक्स. एक्सपेरिमेंटली हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. एक्सपेरिमेंटली इट्स वैल्यू इज 1. आपको सीधे लिख देना है, कुछ सोचना नहीं. एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होती है? 1. तो k की जगह 1 रखेंगे. दैट इक्वल्स टू ma. क्लियर? दिस वाज द डेरिवेशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकंड लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं. सो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तक जाते हैं. ठीक है? सो गो थ्रू दिस वीडियो, मेमोराइज ऑल दीज कंसेप्ट्स, रीराइट दिस डेरिवेशन. ओके, एक बार बिना देखे भी डेरिवेशन लिखो जिससे ये चीज एकदम परफेक्ट हो जाए. क्लियर? थैंक यू.